जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में जो है हम यूपी जेईई कप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के फिजिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। तो डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 में जो एमसीक्यू पूछे गए थे फिजिक्स में, उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिटेल से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, जो आपका डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, इसमें फिजिक्स से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बायो से जो है वो आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस होता है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि 0.6 मिलीमीटर चौड़ी स्लिट के साथ पीले प्रकाश का एकल स्लिट विवर्तन का प्रयोग किया गया। यदि पीले प्रकाश के स्थान पर एक्स किरणों को लिया जाए तो हमें जो है फ्रिंजों का क्या पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो आपकी फ्रिंज की चौड़ाई होती है उसका फार्मूला होता है बीटा बराबर डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। ये हमारा फार्मूला होता है। तो जो आपके यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई है बीटा है, वो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो अगर वेवलेंथ अधिक होगा तो आपको जो है फ्रिंज की जो यहाँ पर चौड़ाई होगी वो आपको अधिक देखने को मिलेगी, और अगर वेवलेंथ बहुत ही कम है तो आपको शायद एक भी फ्रिंज आपको स्क्रीन पर देखने को ना मिले। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि कोई भी जो है हमें पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका प्रकाश होता है इसका जो यहाँ पर वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, 400 से लेके 700 नैनोमीटर के रेंज में होता है। देखिए, आपने विबग्योर का नाम आपने सुना होगा, VIBGYOR, वायलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर। तो देखिए, जो आपको यहाँ पर कलर्स दिख रहे हैं, जो उनका यहाँ पर वेवलेंथ होता है 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। वहीं जो आपकी यहाँ पर एक्स किरणें हैं, जो आपकी यहाँ पर एक्स रेज हैं, इनका जो वेवलेंथ है वो होता है 0.01 से लेके 10 नैनोमीटर के बीच में। देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर वेवलेंथ कितनी अधिक है और यहाँ पर वेवलेंथ कितनी कम है। तो अगर आपका वेवलेंथ बहुत ही कम है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक्स किरणों में दिख रहा है, तो हमें जो है कोई भी हमें पैटर्न नहीं दिखाई देगा। और इस एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो कुछ इस तरह होता है। पीछे जो है वो यहाँ पर क्या लगा है, पर्दा लगा हुआ है, और यहाँ जो आपकी डिस्टेंस है वो कैपिटल डी होती है, और यहाँ से जो है वो प्रकाश को डाला जाता है, यहाँ से जो है वो यहाँ पर लाइट को डाला जाता है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक छिद्र है, और जो इसकी यहाँ पर चौड़ाई है वो कितनी है, वो यहाँ पर डी स्मॉल डी होती है। ठीक है, स्मॉल डी होता है। ठीक है, तो हमें कोई भी पैटर्न जो है वो हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि एक तांबे का टुकड़ा है और एक जो है यहाँ पर जर्मेनियम का टुकड़ा है, दोनों को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जा रहा है, तो इनके प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो देखिए, जो हमारे यहाँ पर कॉपर है ये क्या है, ये एक मेटल है, धातु है, और धातु के केस में क्या होता है, अगर आप तापमान को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर आप तापमान को कम करेंगे तो प्रतिरोध कम होगा। उसके बाद क्या दिया गया, जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है एक हमारा सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है। तो यहाँ पर अर्धचालक के केस में ये होता है कि अगर आप तापमान को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध आपका कम होता है, और अगर आप यहाँ पर तापमान को कम करेंगे तो प्रतिरोध आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में जो है तापमान को कम किया जा रहा है। तो अगर तापमान कम होगा तो धातु यानी कि जो आपके यहाँ पर तांबे का टुकड़ा है उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और जर्मेनियम का बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यास्था के हुक नियम के अनुसार यदि तनाव को बढ़ा दिया जाए तो तनाव और विकृति का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, तनाव और विकृति का अनुपात होता है E बराबर ये आपका होता है तनाव बटे विकृति होता है, तनाव बटे
विकृति होता है, जो आपका ई है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो आपका हुक का नियम यही है कि जो आपका तनाव होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विकृति के, स्ट्रेस जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। और जब आप यहाँ पर इसको हटाएंगे तनाव बराबर जो है ये आपका हो जाएगा ई गुणे विकृति, ठीक है, ई गुणे विकृति हो जाएगा। तो यहाँ से ई बराबर आपको मिल जाएगा तनाव बटे विकृति, और ये जो है हमेशा क्या रहता है, ये आपका नियतांक होता है, इसमें जो है कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है, नियत ये रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जो है वो हम भारी जल का प्रयोग करते हैं, और ईंधन के रूप में जो है, फ्यूल के रूप में जो है वो हम यूरेनियम 235 का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक विद्युत चुंबकीय तरंग जो कि एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रही है के लिए ई मैक्स का जो यहाँ पर वैल्यू है 30 वोल्ट पर मीटर है, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है ई नॉट बटे बी नॉट बराबर सी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से बी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर बॉक्स में बंद कर देते हैं, इस फार्मूले को आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो यहाँ से बी नॉट बराबर हो जाएगा ई नॉट बटे सी, ई नॉट का वैल्यू है 30, सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि आपकी प्रकाश की चाल है, ये हो जाएगा 10 × 10⁸ टेस्ला, और आप इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻7 टेस्ला, ठीक है। तो बी का वैल्यू आ चुका है 10 × 10⁻⁷, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, आपस में बराबर हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। BH बराबर जो है वो BV है, क्वेश्चन में दिया गया है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर है, तो यहाँ पे नति कोण क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जो हमारे यहाँ पर नति कोण होता है, इसको निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला होता है tan थीटा बराबर BV बटे BH, हमारा ये फार्मूला होता है। और हम यहाँ पर मान लेते हैं कि BH बराबर BV दिया गया, बराबर क्या है B होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा B बटे B, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू, आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू आ चुकी है 1, और यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 1 जो है आपकी तभी होगी जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सामान्य पेंडुलम, ये जो है आपका त्रुटि से जो है वो दिया गया है ये क्वेश्चन, और यहाँ पे जो है हमको निकालना है डेल्टा G इंटू 100 जो है, ये हमको निकालना है कि डेल्टा जो यहाँ पर डेल्टा G जो है, ठीक है, डेल्टा G बटे G × 100 का वैल्यू क्या होगा, जो मतलब जो आपके यहाँ पर G है इसके मान को निकालने में हमें त्रुटि निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये हमारा फार्मूला है T बराबर 2π√L बटे G, ठीक है। आप यहाँ पर दोनों साइड में स्क्वायर करिए, हो जाएगा T² बराबर 4π² L बटे G हो जाएगा। यहाँ से आपका तो देखिए यहाँ से आपका जो है, यहाँ से जो है वो G बराबर क्या निकल आएगा, तो यहाँ से G बराबर निकल आएगा, G बराबर हो जाएगा 4π² L बटे T², और अगर आप यहाँ पर इसको त्रुटि में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा G बटे G बराबर, ये हो जाएगा डेल्टा L बटे L प्लस 2 डेल्टा T बटे T हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेते हैं, T हो जाएगा 2 डेल्टा बटे T जो है ये आपका हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा बटे T जो है ये हो जाएगा। तो अगर आपने त्रुटि वाले अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे फिजिक्स से पहले वाले चैप्टर से, तो इस एक्सप्रेशन को हमने कैसे लिखा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर सभी की वैल्यू हमें रखनी होगी। चलिए सबकी वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए जो आपका यहाँ पर डेल्टा L है वो आपका दिया गया है 1 मिलीमीटर, और यहाँ पर 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻³ मीटर होता है, ये आपका होता है, ठीक है, 10⁻³ मीटर होता है, तो ये आपका हो जाएगा 0.001 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डेल्टा L का वैल्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद L बराबर दिया गया 20 सेंटीमीटर, आप इसको चेंज करेंगे, आप इसको यहाँ पर चेंज करेंगे मीटर में, तो कितना हो जाएगा 0.20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10⁻² मीटर होता है। तो डेल्टा L हमको मिल चुका है, L मिल चुका है। अब जो है हमें डेल्टा T निकालना, ठीक है। तो डेल्टा T बराबर जो है ये आपका हो जाएगा 1/100,
और ये आपका हो जाएगा 0.01। ठीक है, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, डेल्टा टी का वैल्यू हमको मिल चुका है 0.01 सेकेंड, और टी बराबर हमको मिल जाएगा, टी बराबर मिल जाएगा हमें 90/100, 90/100, 10 कट गया, टी बराबर हमको मिल चुका है 0.9। तो सभी की वैल्यू जो है वो हमने निकाल लिया है, और अब जो है सबकी वैल्यू आप इसमें रख दीजिए। तो डेल्टा जी/जी बराबर हमको मिल जाएगा, डेल्टा एल का वैल्यू है 0.01, एल का वैल्यू है 0.20 प्लस 2, डेल्टा टी का वैल्यू है आपका 0.01, और यहाँ पे आपका टी का वैल्यू दिया गया है 0.9, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.027। ठीक है, तो डेल्टा जी/जी जो इसके यहाँ पर वैल्यू है वो आ चुका है 0.027 जो है इसका वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है। डेल्टा जी बराबर जो है हमको मिल चुका है 0.027। ठीक है, और अगर आपको जो है, अगर आपको यहाँ पर परसेंटेज त्रुटि अगर आपको निकालनी है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर परसेंटेज एरर अगर आपको निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर दोनों साइड में जो है आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2.7%, जो कि आपका बराबर है लगभग 3% के। तो 3% जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक रॉकेट जिसका कि द्रव्यमान इतना है 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रहा है, तो नीचे लगने वाला जो बल है वो कितना होगा, इसका अपथ्रस्ट फोर्स जो है कितना होगा। तो देखिए हमारे पास एक रॉकेट है, ठीक है, नीचे जो है वो यहाँ पर फोर्स लगेगा mg, ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो लगेगा ma, जो आपका रॉकेट है वो जा रहा है ऊपर, और इसका एक्सेलरेशन दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो है हमको यहाँ पर नेट फोर्स निकालना है। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर नेट फोर्स निकालना है, एफ नेट निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा ma नेट। ठीक है, ये जो है क्योंकि आपका F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है, ये जो है हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 3.5 गुणे 10 की पावर 4। ए नेट कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर दिया गया है त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस आप यहाँ पर करिए और यहाँ हो जाएगा माइनस जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10 की पावर 4 दिया गया है, ब्रैकेट में हो जाएगा 10 माइनस जी का वैल्यू कितना होता है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये आपका हो जाएगा 3.5 गुणे 10 की पावर 4, यहाँ पर दिया गया है 10 माइनस और यहाँ पर दिया गया है ब्रैकेट के अंदर माइनस, और जब आप यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 70 गुणे 10 की पावर 4। ठीक है, और आप इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा 7 गुणे 10 की ठीक है, 7 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक कण को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया, प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन है। कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम परास और अधिकतम ऊंचाई के बीच में क्या संबंध होगा। तो देखिए जो आपका यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई होता है एच मैक्स हम इसको लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है u²/2g, और जो अधिकतम परास होती है हम उसको लिखते हैं आर मैक्स से, ये फार्मूला होता है u²/g। दोनों फार्मूले को आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, ये दोनों फार्मूला हो गया। अब देखिए एच मैक्स और जो आपका यहाँ पर आर मैक्स है, इनके बीच का रिलेशन क्या है, ये जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एच मैक्स को सिंपली एच लिख देते हैं, आर मैक्स को हम सिंपली आर लिख देते हैं। ये हो जाएगा u²/2g, आप इसको भाग कर दीजिए u²/g से, क्या निकल आएगा, तो यहाँ से जो है हमारा h/r बराबर निकल आएगा u²/2g गुणे g/u², u² से u² कट जाएगा, g से g कट जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा h/r बराबर 1/2 मिल जाएगा, मतलब r बराबर हमें 2h मिल जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में जो है हमें 2h बराबर r देखने को मिल रहा है, यही सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि n संधारित्र जो कि समांतर क्रम में जुड़े हैं को V वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो उनमें स्टोर की गई ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो आपके पास n संधारित्र हैं, संधारित्रों की जो संख्या है वो है n। ठीक है,
ठीक है। संधारित्रों की संख्या n है। अगर आप इसको यहाँ पर V वोल्ट की सप्लाई से जोड़ेंगे तो संधारित्र में जो है कितनी ऊर्जा जो है वो स्टोर होगी। तो देखिए संधारित्रों में स्टोर की गई ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर 1/2CV² होता है। तो अगर हमारे पास तो देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास n संधारित्र हैं जो कि आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो हमें यहाँ पर तुल्य धारिता जो है वो हमको निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर तुल्य धारिता Cp बराबर क्या हो जाएगा, C × n हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास n संधारित्र हैं जो कि समांतर क्रम में जुड़े हैं। और समांतर क्रम का फार्मूला होता है Cp बराबर C1 + C2 + C3। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लिया है कि हमारे पास कितने संधारित्र हैं, हमारे पास 3 संधारित्र हैं और सभी की धारिता कितनी है, C है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C कितना हो चुका है, 3C हो चुका है। तो अगर हमारे पास 3 संधारित्र हैं जिसमें सभी की धारिता कितनी है, C है, और अगर वो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, 3C हो जाएगी। तो सेम इसी पैटर्न पे अगर हमारे पास n संधारित्र हैं और जो कि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, Cn हो जाएगी। तो अब जो है हम इसमें स्टोर की गई एनर्जी निकाल लेंगे। आपको हो जाएगा 1/2C की जगह हम लिखेंगे C × n × V²। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2CN V² जो है हमें यहाँ पे संचित की गई ऊर्जा होगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक ही पदार्थ के 2 गोले हैं जिनकी त्रिज्या इतनी और इतनी है, इनके तापमान जो हैं वो दिए गए हैं, तो प्रति सेकंड उत्सर्जित की गई ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। स्टीफन का नियम लगा दीजिए, E बराबर सिग्मा A T⁴ होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा E1/E2 बराबर हो जाएगा A1/A2 ब्रैकेट में T1/T2 का होल 4। ठीक है, और देखिए यहाँ पर गोला दिया गया, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर A1/A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर, ये आपका होगा। यहाँ पर हो जाएगा T1/T2 का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए R1 का वैल्यू क्या है, 1/4 हो जाएगा, 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। T1 कितना है, 4000 केल्विन है। T2 कितना है, 2000 केल्विन है की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप इसको लिख लीजिए 1/4 × 4। आप इसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर 3 0 है, 3 0 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 4 हो जाएगा। नीचे है 2 × 2 × 2 हो जाएगा। 2 4 आप यहाँ पर काट दीजिए, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ऊपर भी 2 है, ऊपर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। आपको जो है 1:1 जो है क्वेश्चन का सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि m तथा 4m द्रव्यमान के 2 पिंडों की गतिज ऊर्जाएं बराबर हैं, इनके संवेग का अनुपात क्या होगा। तो देखिए संवेग P बराबर क्या होता है, m × v होता है। गतिज ऊर्जा K बराबर क्या होता है, 1/2mv² होता है। और यहाँ से आप v बराबर P/m लिख लीजिए और इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए। कितना हो जाएगा, 1/2m। v की जगह जो है आप लिखिए P/m, तो ये आपका हो जाएगा P²/m² हो जाएगा। एक m से एक m आपका कट जाएगा, बचेगा P²/2m। ठीक है, तो K बराबर क्या होता है, तो K बराबर जो है P²/2m भी होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि K1 बराबर क्या है, K2 है। K1 बराबर क्या है, K2 है, क्योंकि दोनों पिंडों की जो हैं यहाँ पर गतिज ऊर्जाएं समान हैं। तो ये आपका हो जाएगा P1²/2m1 बराबर P2²/2m2 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। 2 से 2 जो है आप यहाँ पर काट दीजिए, तो यहाँ आपको मिल जाएगा P1²/P2² बराबर m1/m2 जो है आपको मिल जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से P1/P2 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √m1/m2 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए अब जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू m है, m2 की वैल्यू 4m है। एक m से एक m कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/4 बचेगा, मतलब 1/2 जो है हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा,
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हमारा आ रहा है P1 बटे P2 बराबर जो है हमको मिल चुका है 1/2, जो कि हमें ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है हमें यहाँ पर ऑप्शन हमको इस क्वेश्चन के सही आंसर में जो है हमें यहाँ पर ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है हमारा 1/2 जो है यहाँ पर रेशियो होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है, लेकिन जो है यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत दिया गया है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि L त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप का जड़त्व आघूर्ण r/2 दूरी पर इस लूप के क्षैतिज व्यास, ठीक है, हॉरिजॉन्टल व्यास के पैरेलल घूर्णन अक्ष के पारित होगा। ठीक है, इस तरह का जो है क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए हिंदी में जो भी क्वेश्चन दिए गए होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड दिए गए होते हैं। इस क्वेश्चन को जो है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए तो हमारे पास जो है हमारे पास एक लूप है। ठीक है, हमारे पास जो है हमारे पास एक लूप है। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या, हमारे पास एक लूप है, तो इसके सेंटर से जो है इसका जड़त्व आघूर्ण जो है वो दिया गया है। इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या r है। ठीक है, तो इस लूप का जड़त्व आघूर्ण जो है सेंटर से होता है I बराबर यम आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, I बराबर जो है क्या होता है, यम आर स्क्वायर होता है। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। ये हमारा लूप दिया गया और इसका जो है इसका जड़त्व आघूर्ण होता है यम आर स्क्वायर। तो ये हमारा लूप या फिर रिंग होता है। ठीक है, रिंग हो गया या फिर लूप हो गया। और अगर आपके पास डिस्क है, ठीक है, अगर आपके पास डिस्क है, अगर आपके पास डिस्क है जो कि यहाँ पर बिल्कुल सॉलिड डिस्क होती है, जैसे कि आपने कोई प्लेट देखा होगा जो कि जो है बिल्कुल यहाँ पर सॉलिड, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं। तो इसका जड़त्व आघूर्ण जो है वो होता है I बराबर यम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो ये सभी फार्मूले जो है आपको याद करने होंगे, लेकिन यहाँ जो है आपका लूप वाला दिया गया, तो फिलहाल जो है हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए r त्रिज्या के वृत्ताकार लूप का जड़त्व आघूर्ण r/2 दूरी पर पास के क्षैतिज व्यास के समांतर घूर्णन अक्ष के पारित होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो है वो कुछ इस तरह दिया गया है। ये आपके पास यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर लूप है। तो देखिए ये जो है इसका व्यास होगा, इसका डायमीटर ये होगा। ठीक है, इसका डायमीटर क्या होगा, ये जो है इसका यहाँ पर डायमीटर है। तो यहाँ पूछा गया है कि अगर हम इसको यहाँ से रोटेट करें, अगर हम इसको यहाँ से रोटेट करें, हम इसको लिख लेते हैं x, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर x1 x2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये आपका x जो है एक काम करते हैं हम इसको यहाँ पर दूसरा नेमिंग कर देते हैं, सही रहेगा। हम इसको a1 a2 लिख देते हैं। a1 हमने इसको यहाँ पर a1 लिख दिया है, a1 a2 जो है a1 a2 हम यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका यहाँ पर लूप है, अगर जो है हम इसको इस तरह इसका रोटेशन करा रहे हैं, तो इसका जड़त्व आघूर्ण I बराबर क्या है, यम आर स्क्वायर है। और अगर हम इसके डायमीटर से ले जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसको डायमीटर से घुमा रहे हैं, अब जो है हम इसकी रोटेशन ऐसे करा रहे हैं, इस तरह जो है आपका ये कर रहा है। अब की बार जो है इस तरह जो है ये आपका, ठीक है, रोटेट करा। तो देखिए हम यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा लगेगा लंब अक्षों की हम लगाएंगे प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो लंब अक्षों की जो आपके यहाँ पर प्रमेय है उस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर क्या, ठीक है, लूप है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये जो है आपका y एक्सिस हो गया, और ये जो है आपका z एक्सिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई जेड बराबर क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लंब अक्षों की प्रमेय होता है। अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई जेड बराबर क्या है, तो यहाँ पर आई जेड बराबर आपका है यम आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर ये जो है जो आपके यहाँ पर लूप है, इसके सेंटर से जो है अगर आप यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना है, यम आर स्क्वायर है। और हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आई एक्स बराबर क्या होगा, आई वाई होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2i हो जाएगा। तो यहाँ से i बराबर हमें मिल जाएगा यम आर स्क्वायर बटे 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास लूप है और अगर हम उसके व्यास से अगर हम उसको रोटेट कर रहे हैं तो उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, उसका जड़त्व आघूर्ण होगा i बराबर यम आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा लूप है और इसके डायमीटर के पैरेलल अगर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, mr²/2 होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अब जो है हम इसको इस वाले पॉइंट से घुमा रहे हैं और इसकी सेंटर से जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो दी गई है r/2। d बराबर क्या दिया गया, i, ठीक है, d बराबर दिया गया r/2 दिया गया है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे समांतर अक्षों की प्रमेय लगाएंगे और ये बोलता है कि i बराबर क्या होता है, ICM प्लस md² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो प्रमेय हमने इस्तेमाल किया है, i बराबर ICM प्लस md² होता है। तो यहाँ पर ICM का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर ICM का वैल्यू है mr²/2, md का वैल्यू क्या दिया गया है, r/2 है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए r/2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, आपका हो जाएगा mr²/2, ये हो जाएगा mr²/4। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जब आप इसको यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3/4 mr²। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन उसको हम कर लेते हैं। कांच की एक पट्टिका को, ठीक है, कांच की एक पट्टिका में एक बुलबुले को जब, ठीक है, एक बुलबुले को जब एक तरफ से देखा जाता है तो यह 5 सेंटीमीटर दूर तथा दूसरी तरफ से देखने पर हमें 2 सेंटीमीटर दूर हमें प्रतीत होता है, तो पट्टिका की मोटाई क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक पट्टिका है, ठीक है, कांच की पट्टिका, इसके अंदर जो है यहाँ पर एक गोला है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर गोला है। तो जब अगर आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, जब आप इसको ऊपर से देख रहे हैं तो ये जो है आपको 5 सेंटीमीटर आपको नीचे दिखाई पड़ रही है। और जब आप इसको जो है इसके दूसरे साइड से देख रहे हैं तो ये जो है आपको 2 सेंटीमीटर दूरी पे जो है आपको दिख रही है। तो इस कांच की पट्टिका की टोटल मोटाई क्या होगी, इसको जो है वो हमने यहाँ पर d जो है वो हमने यहाँ पर मान लिया है। ठीक है, तो हमको जो है यहाँ पर t निकालना है। ठीक है, हमको जो है वो यहाँ पर क्या निकालना है, हमको जो है वो यहाँ पर t निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर आप इसको ऊपर से देख रहे हैं तो ये आपका d1 दूरी पे है, और जब आप इसको नीचे से देख रहे हैं तो ये जो है आपका d2 दूरी पे है। जो इतना जो है आपको यहाँ पर मान लेना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि t बराबर क्या है, d1 प्लस d2 है। ठीक है, इतना चीज़ जो है हमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब देखें हम यहाँ पर फार्मूला क्या लगाते हैं, तो हमारा फार्मूला होता है n बराबर वास्तविक गहराई। ठीक है, n बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई होता है, आभासी गहराई होता है। ये जो है हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, आभासी गहराई जो हमारा फार्मूला होता है। चलिए, तो n का वैल्यू क्या दिया गया, n का वैल्यू दिया गया है 1.5। ठीक है, तो देखिए अब जब आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, जब आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, हम यहाँ पर केस 1 लेते हैं, जब आप इसको ऊपर से देख रहे हैं तो इसकी वास्तविक गहराई क्या हो जाएगी, इसकी वास्तविक गहराई जो है, इसकी वास्तविक गहराई जो है वो आपकी हो जाएगी n गुणे आभासी गहराई, n गुणे आभासी गहराई हो जाएगी। तो यहाँ पर वास्तविक गहराई जो है आपका d1 जो है वो हमने लिया हुआ है। ठीक है, पहले वाले केस में कि जब आप इसको ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ पर d1 बराबर हो जाएगा n गुणे आभासी गहराई। n का वैल्यू है 1.2 और आभासी गहराई है ऊपर से देखने पर 5 सेंटीमीटर, 15 × 5 = 75, 7.5 सेंटीमीटर जो है आपका d1 निकल आएगा। ठीक है, क्या निकल आ चुका है, d1 जो है वो हमारा निकल के आ चुका है 7.5 सेंटीमीटर। सेम पैटर्न पे जो है वो हम यहाँ पर d2 निकालेंगे, d2 निकल जाएगा 1.5। जब आप यहाँ पर नीचे से देखेंगे तो उस समय जो है वास्तविक गहराई क्या होगी, वो हो जाएगी 1.5 गुणे 2, कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और हमको पता है कि t बराबर क्या है, d1 प्लस d2 है। d1 की वैल्यू है 7.5, d2 की वैल्यू है 3, 10.5 सेंटीमीटर जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक आपके पास कार्नो इंजन है, 627 डिग्री सेल्सियस, आप इसको चेंज कर लीजिए केल्विन में, ये आपका हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, आप इसको चेंज करिए केल्विन में, तो ये आपका हो जाएगा 627 + 273,
6 2 800, 900 केल्विन इसका टेम्परेचर हो जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस को आप यहाँ पर चेंज कर दीजिए, केल्विन में कितना हो जाएगा, 27 + 273 कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक कार्नो इंजन है और इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह होता है, ये आपको याद होना ज़रूरी है। इसका तापमान T1 होता है, हम इसको बोलते हैं स्रोत बोलते हैं, और यहाँ से जो है वर्क आपका बाहर निकलता है, Q1 ऊष्मा इससे बाहर निकलती है, इसको हम सिंक बोलते हैं। इसका तापमान T2 होता है, ये Q2 ऊष्मा को लेता है। ठीक है, ये जो है आपको पता होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो इसके यहाँ पर गर्म कुंड है उसका तापमान कितना है, 627 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 627 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चलिए तो हम जो है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका T1 बराबर दिया गया है 900 केल्विन, T2 बराबर दिया गया है 300 केल्विन, Q1 बराबर आपका दिया गया है 3 × 10⁻6 कैलोरी। तो इंजन द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो यहाँ पर W जो है वो पूछा गया है। तो देखिए W क्या होता है, W होता है आउटपुट बटे इनपुट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे W बराबर हमें क्या देखने को मिल रहा है, सॉरी एक चीज़ जो है वो हम यहाँ पर लगाएंगे, वो है हमारा एफिशिएंसी, ईटा। तो यहाँ पर ईटा बराबर क्या होता है, ईटा बराबर होता है आउटपुट। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका आउटपुट है W और इनपुट क्या है, आपका यहाँ पर इनपुट है Q1। ये फार्मूला जो है वो हमारा होता है कार्नो इंजन में। और ईटा हमें कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर ईटा का फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे ईटा बराबर क्या होता है, ईटा बराबर होता है आपका जो आपके यहाँ पर कार्नो इंजन है, इसकी दक्षता का फार्मूला क्या होता है, ये आपका होता है 1 - ठीक है, ये आपका होता है 1 - ये आपका हो जाएगा T2 बटे T1। ये जो है हमारा कार्नो इंजन की दक्षता का फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम ईटा निकाल लेंगे, आपका हो जाएगा 1 - T2 का वैल्यू है 300, T1 का वैल्यू है 900, कितना हो जाएगा 900 - 300, 600 बटे 900 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2/3। तो ईटा का जो वैल्यू है वो हमको कितना मिल चुका है, 2/3 मिल चुका है। ईटा का वैल्यू कितना मिल चुका है, 2/3 हमको मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा N × Q1 हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर ईटा है। ठीक है, और इसका वैल्यू दिया गया है 2/3, Q1 दिया गया है 3 × 10⁻6, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, ईटा बराबर जो है W बटे आउटपुट बटे Q1 दिया, क्या पूछा गया है, 3 × 10⁻6 कैलोरी ऊष्मा ग्रहण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका Q2 दिया गया। ठीक है, इंजन द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार्नो इंजन 627 डिग्री सेल्सियस के गर्म कुंड से 3 × 10⁻6 कैलोरी ऊष्मा को ग्रहण करता है। ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस के ठंडे ताप पे इंजन द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ईटा बराबर W बटे Q1 हमारा बिल्कुल सही फार्मूला लगा है। ईटा भी जो है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। एक बार हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं है। क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। एक चीज़ हम यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू जो है वो दिया गया है कैलोरी में और यहाँ जो है आपका वैल्यू दिया गया है जूल में। तो यहाँ पे W जो है वो हमारा क्या निकल गया है, W हमारा निकल चुका है 2 × 10⁻6 कैलोरी। ठीक है, आंसर जो है वो हमारा कैलोरी में आ रहा है, इसको जो है हमें चेंज करना पड़ेगा जूल में। आपको पता है कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल होता है। तो अपने आंसर में जो है हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4.2 से, तो हमारा आंसर आया है 2 × 10⁻6 कैलोरी। तो यहाँ पर कैलोरी की जगह हम लिख देंगे 2 × 10⁻6 × 4.2, हमारा आंसर आ जाएगा 8.4 × 10⁻6। यही जो है हमारा यहाँ पे फंस रहा था। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आंसर नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, अब जो है आपको बिल्कुल सही से दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यदि आपका 3180 वर्ष बाद रेडियम का भार अपने प्रारंभिक भार का 1/4 बचता है तो रेडियम का अर्ध आयु क्या होगा। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं
यन बटे यन नॉट बराबर 1/2 की पावर यन। ठीक है, तो एन नॉट क्या है? एन नॉट है प्रारंभिक इसका भार। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि एन नॉट जो है वो आपका 100 था, और जो है 1/4 ये बच रहा है। तो 100 का 1/4 कितना होता है? एन बराबर जो है 1/4 बच रहा है, तो 100 का 1/4 कितना होगा? 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25/100 बराबर 1/2 की पावर यन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर 1/2 की पावर यन। आप इसको लिख लीजिए 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख लीजिए बराबर 1/2 की पावर यन। तो यहाँ से आपको यन बराबर मिल चुका है 2। एन बराबर क्या मिल चुका है? यहाँ पे मिल चुका है 2। तो देखिए कैपिटल टी बराबर क्या होता है? यन इंटू अर्ध आयु होता है, और हम इसको लिखते हैं टी 1/2 से लिखते हैं। तो यहाँ से टी 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल टी बटे यन हो जाएगा। कैपिटल टी दिया गया है 3180 दिया गया है, एन का वैल्यू 2 है। और जब आप यहाँ पर 3180 को अगर आप भाग करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 1590 जो है क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो है कुछ यहाँ पर वैल्यू गलत दी गई है, तो 1580 जो है क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया था। 1590 जो है क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है। तो या तो जो है यहाँ पर क्या दिया, जो आपके यहाँ पर वैल्यू है ये जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, 3180 जो है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। बाकी जो है ऑप्शन में 1590 जो है वो यहाँ पर दिया जाना चाहिए था। अगर इसमें वैल्यू 3180 दिया गया है तो इसका आंसर जो है वो 1590 वर्ष आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एक उपग्रह का आवर्तकाल इतना है। पृथ्वी एवं उपग्रह के बीच की दूरी जो है अगर हम उसको 4 गुना कर दें तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ पर केपलर का नियम लगा दीजिए, जो कि है t² बराबर r³ होता है। तो ये हो जाएगा T1/T2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? R1/R2 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो T1 को हम T मान लेते हैं और T2 बराबर हमने T लिख दिया है। R1 बराबर क्या है? इसका आप यहाँ पर स्क्वायर करिए। R1 बराबर R है, दूरी को हमने कर दिया था 4 गुना, मतलब 4R कर दिया। स्क्वायर आप यहाँ पे कर दीजिए, इसका क्यूब कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा? तो यहाँ जो है ये आपका निकल आएगा T/T2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा R³ नीचे हो जाएगा 4 × 4 × 4 × R³। एक R³ से एक R³ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा? तो यहाँ आपका बच जाएगा T/T2 का होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 1/64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ से आपका हो जाएगा T1/T2। हम इसको यहाँ पर T1 ही लिख लेते हैं, T1। ठीक है, तो T1/T2 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ चुका है? 1/64 आ चुका है। तो T1/T2 बराबर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा T1/T2 बराबर हो जाएगा √1/64 हो जाएगा। और 64 का जो है वो अंडर क्या होता है? तो ये आपका होता है 1/8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि T1/T2 बराबर हमें मिल चुका है 1/8। तो T2 बराबर हो जाएगा 8 × T1। T1 का वैल्यू दिया गया है 5 घंटा। T2 बराबर कितना हो जाएगा? 40 घंटा। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हाइड्रोजन अणु की वर्ग माध्य मूल चाल किस ताप पर 47 डिग्री सेल्सियस के ऑक्सीजन अणु की वर्ग माध्य मूल की चाल के बराबर होती है? देखिए VRMS का फार्मूला क्या होता है? होता है √3RT/m होता है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि VRMS हाइड्रोजन बराबर जो है वो आपका दिया गया है VRMS ऑक्सीजन मोलिक्यूल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा √3R T हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लिख लिया है। और यहाँ पर हाइड्रोजन का जो है यहाँ पे अणुभार कितना होता है? 2 होता है, 2 लिख लीजिए। आपका हो जाएगा √3R T ऑक्सीजन। T ऑक्सीजन दिया गया है 47 डिग्री सेल्सियस। आप इसको चेंज कर लीजिए केल्विन में। 47 + 273 कितना हो जाएगा? 47 + 273 आपका हो जाएगा 320 केल्विन। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 320 केल्विन।
और नीचे जो है वो दिया गया है m होता है, और ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है, 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, 32 होता है। दोनों साइड का आप कर दीजिए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका TH/2 बराबर 320/32 भाग करिए हो जाएगा 10। तो TH बराबर आपको मिल चुका है 2 गुणे 10 मतलब 20 केल्विन जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नलिका ए दोनों सिरों से खुली है, मतलब ये क्या है, ये आपका ओपन आर्गन पाइप है। और ओपन आर्गन पाइप का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका NV/2L। और एक नलिका आपकी बी है जो कि क्या है, उसका एक सिरा बंद है, मतलब वो क्या है, वो आपका क्लोज आर्गन पाइप है। क्लोज आर्गन पाइप का फार्मूला होता है NV/4L। ठीक है, तो नलिका ए और बी की मूल आवृत्ति का अनुपात कितना होगा। तो मूल आवृत्ति का मतलब ये है कि n का वैल्यू आप 1 लीजिए तो FO/FC का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर n की जगह रखेंगे 1 तो ये आपका हो जाएगा V/2L/V/4L हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा V/2L गुणे 4L/V हो जाएगा। V से V कट जाएगा, L से L कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि FO/FC का वैल्यू आ जाएगा 2/1। ठीक है, मतलब हमें अनुपात क्या देखने को मिल रहा है, 2:1 देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक विद्युत परिपथ में गलती से वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में तथा अमीटर को समांतर क्रम में एक प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाता है तो उपकरणों के साथ क्या होगा। ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए वोल्टामीटर को किस में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हमने वोल्टामीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, हमारा वोल्टामीटर ये है और यहाँ पर आपका एक प्रतिरोध है। ठीक है, तो एक केस हमारा ये है और एक केस हमारा ये है कि जो हमारा यहाँ पर अमीटर है उसको हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। तो इस केस में कुछ ऐसे जो है वो हमारा हो जाएगा, हमारा प्रतिरोध यहाँ पर है और इसके समांतर क्रम में जो है वो हमने अमीटर को जोड़ दिया है। ठीक है, चलिए तो पहले केस की अगर हम बात करें, देखिए अगर हम पहले केस की बात करें, ठीक है, तो ये चीज तो आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, I/R होता है। तो I बराबर क्या होता है, V/R होता है। ये चीज तो आपको पता है। चलिए तो हम पहले जो हमारा केस है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें करंट क्या जाएगा, इसमें करंट I जाएगा। यहाँ भी जो है आपका यहाँ पर I करंट निकलेगा, इसमें आपका I1 करंट जाएगा, इसमें आपका I2 करंट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इस वाले केस की बात करते हैं। तो देखिए जो आपका यहाँ पर वोल्टामीटर होता है, ठीक है, जो आप तो देखिए जो आपके पास वोल्टामीटर होता है, हम इसको मैं पहले लिख देते हैं वोल्टामीटर। तो इसका प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। वोल्टामीटर का प्रतिरोध जो है, एक आदर्श वोल्टामीटर का जो आपके यहाँ पर प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, वो आपका अनंत होता है। ठीक है, तो देखिए इस केस में धारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इस केस में धारा हो जाएगा I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो यहाँ पे I बराबर हो जाएगा V। और देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 2 प्रतिरोध है। एक प्रतिरोध आपका ये वाला है, हम इसमें पर R1 मान लेते हैं। और जो आपके यहाँ पर वोल्टामीटर है इसका प्रतिरोध जो है वो हम यहाँ पर इसका प्रतिरोध जो है वो हमने लिख लिया है R। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस वाले केस में क्या होगा कि आपका हो जाएगा R1 + R हो जाएगा। जो आपके यहाँ पर R की वैल्यू है वो है अनंत। R1 जो आपके यहाँ पर R1 है वो है, और जो आपके पर R है इसकी वैल्यू है अनंत। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पर इस R की वैल्यू अनंत है तो जो आपके यहाँ पर I है इसका भी जो यहाँ पर वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसमें जो है कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इस वाले केस में जो है कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा इस वाले केस में। अब जो है हम यहाँ पर सेकेंड केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस वाले केस के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर ले रहे हैं। जब हमने अमीटर को जो है वो किस में जोड़ा है, हमने समांतर क्रम में जो है वो हमने जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2। मतलब यहाँ पे I1 बराबर क्या है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका I बराबर जो है वो आपका हो जाएगा I1 + I2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, I1 + I2 हो जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है।
तो देखिए यहाँ पे I2 बराबर क्या होगा, I2 जो है ये आपका हो जाएगा V बटे हम जो है इसको यहाँ पर R1 लिख देते हैं। जो आपके यहाँ पर अमीटर है इसका प्रतिरोध R1 है और यहाँ पर जो है सर्किट में एक R2 प्रतिरोध लगा है। और यहाँ पे I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा V बटे R2 हो जाएगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इसको R2 लिख लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब इसमें करंट जा रही है I2 तो इसका प्रतिरोध जो है हमने यहाँ पर R2 लिख लिया है और इसका प्रतिरोध हमने लिख लिया है R1। ठीक है, तो प्रतिरोध में बहने वाली धारा जो है वो होगी V बटे R2 और इस प्रतिरोध से बहने वाली धारा जो है वो है आपकी I1, तो इसमें बहने वाली जो आपकी धारा होगी वो होगी V बटे R1। ठीक है, अब देखिए जो आपका यहाँ पर अमीटर होता है, जो आपका यहाँ पर अमीटर होता है इसका जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, कम होता है या फिर कहीं की जीरो होता है। ठीक है, तो देखिए अमीटर से बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे जो है, चलिए पेज हमको यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे I बराबर आपका हो जाएगा I1 मतलब V बटे R1 प्लस V बटे R2। और जो आपके यहाँ पर अमीटर होता है या फिर कहें कि आदर्श अमीटर जो होता है, आइडियल अमीटर जो होता है, उसके लिए जो है प्रतिरोध का जो वैल्यू होता है, मतलब जो आपके यहाँ पर R2 का वैल्यू है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें I2 बराबर क्या मिल जाएगा, V बटे 0 मतलब हमको इनफाइनाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके यहाँ पर I बराबर हो जाएगा V बटे R1 प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पर करंट की वैल्यू जो है वो हमें बहुत ही अधिक देखने को मिलेगी, अनंत हमें देखने को मिलेगी। तो क्या होगा, जो आपका यहाँ पर अमीटर होगा वो खराब हो जाएगा, उड़ जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम समांतर क्रम में जो है, अगर हम समांतर क्रम में, ठीक है, अमीटर को जोड़ दें, वोल्ट मीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो क्या होगा, जो आपके यहाँ पर वोल्टामीटर है वो तो खराब नहीं होगा, लेकिन जो आपके यहाँ पर अमीटर है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें करंट की वैल्यू जो है वो अनंत हो जाती है, मतलब बहुत ही अधिक जो है उसमें से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे पास दो गोले हैं जिनके ऊपर कुछ चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो दिया गया है 90 सेंटीमीटर का। एक गोला आपका A है, दूसरा गोला B है। जो आपका यहाँ पर A गोला है इसके ऊपर जो है 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है, जो आपका B गोला है उसके ऊपर 40 माइक्रो कूलम का जो है वो चार्ज दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि A गोले से जो है किस दूरी पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यहाँ पर तीव्रता है वो 0 होगी। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E बराबर KQ बटे R होता है। ठीक है, ये जो है हमारा यहाँ पर फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सॉरी, E बराबर KQ बटे R स्क्वायर होता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और एक फार्मूला में आपका एक फार्मूला होता है F बराबर Q इंटू E होता है, ये भी फार्मूला जो है वो आप याद करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो आपका यहाँ पर A गोला है इससे x दूरी पर जो है, इस पॉइंट पे जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी है, x है, तो जो है जो आपके पास बाकी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यहाँ पर तीव्रता है वो यहाँ पर 0 तभी होगी जब यहाँ पर जो है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होंगे, मतलब E1 बराबर जो है वो E2 होगा। ठीक है, तो पहले वाले जो आपका यहाँ पर चार्ज है इससे उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड E1, दूसरे वाले चार्ज से उत्पन्न जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E2। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम यहाँ पर इसका वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर E1 बराबर हो जाएगा Q1 बटे x स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q2 बटे 90 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, Q1 बटे, तो यहाँ पर Q1 का वैल्यू दिया गया है 10 बराबर x स्क्वायर बराबर यहाँ पर Q2 का वैल्यू है 40, 90 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद जो है हमारा अगला स्टेप ये होगा, ये हो जाएगा 10 बटे 40 बराबर x स्क्वायर बटे 90 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। 0 से 0 जो है वो आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे 90 माइनस x का
होल स्क्वायर बराबर 1/4। तो ये हो जाएगा x/90 माइनस एक्स बराबर 1/4 का अंडर रूट हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा 3x बराबर 90 हो जाएगा। x बराबर जो है हमारा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन का सही आंसर है। x बराबर 30 सेंटीमीटर जो है क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक कण जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, यदि इसका अधिकतम त्वरण अल्फा है। देखिए अगर कोई कण जो आपके यहाँ पर पार्टिकल है, कण है, अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो इसका अधिकतम त्वरण ए मैक्स जो है वो होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, और इसकी अधिकतम वेलोसिटी जो है वो होती है वी मैक्स, इसका होता है ओमेगा इंटू ए। ठीक है, अब आप इन दोनों को भाग कर दीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए मैक्स जो है उसको यहाँ पर अल्फा लिखा गया है और वी मैक्स को जो है वो यहाँ पर बीटा लिखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर ए है और बीटा बराबर क्या है ओमेगा इंटू ए है। आप इन दोनों को भाग कर दीजिए आपस में, ये हो जाएगा अल्फा बटे बीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए बटे ओमेगा ए से ए कट जाएगा, एक ओमेगा से एक ओमेगा कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका अल्फा बटे बीटा बराबर ओमेगा हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t होता है। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा बटे बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2π/t हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया है। चलिए इतना आपको अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया है तो आप यहाँ से t निकाल लेंगे। तो t क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा t बराबर हो जाएगा 2π/बीटा। तो t बराबर हो जाएगा 2π/बीटा बटे अल्फा। यही क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। इसको यहाँ पर देना चाहिए था, इसको जो है 2π/बीटा बटे अल्फा जो है वो ऑप्शन में देना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए तो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया है कि एक नेत्र विशेषज्ञ ने एक चश्मा निर्धारित किया जो कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर F1 बराबर दिया गया 40 सेंटीमीटर के साथ 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो देखिए जो आपका फोकस दूरी होता है उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस के लिए क्या होता है नेगेटिव होता है, जो कि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दिया गया है। इन दोनों लेंसों को आपस में जोड़ा गया, मतलब F बराबर क्या किया गया F1 प्लस F2 किया गया, मतलब 40 प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए 25, कितना हो जाएगा 40 माइनस 25, 40 में से 25 घटाइए कितना बचेगा 25 5 30, 15 बचेगा। तो यहाँ पे F बराबर हमको मिल चुका है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस लेंस की क्षमता क्या होगी, तो लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 100/F होता है। 100 लिख दीजिए, F का वैल्यू आपने निकाला है 15, 15 5 75, 15 6 के 90। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 15 6 के 90 होता है। तो ये इसका जो यहाँ पर टेबल है वो कितनी बार जा रहा है 6 बार जा रहा है और इसका आंसर आएगा पॉजिटिव में आ रहा है। इसका आंसर जो है हमको देखने को मिल रहा है, तो 6.6 डायोप्टर जो है इस लेंस की क्षमता होगी, इस कॉम्बिनेशन लेंस की क्षमता होगी। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत सारे नीट एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि विद्युत वाहक बल, तो देखिए विद्युत वाहक बल जो होता है इसको हम लिखते हैं माइनस d∅/dt। ये जो है फार्मूला होता है विद्युत वाहक बल का। तो यहाँ पे EMF बराबर हो जाएगा, माइनस को आप यहाँ पर बाहर ले लीजिए। यहाँ पर दिया गया d∅ का वैल्यू दिया गया 5 t³ माइनस 100 t प्लस 300। यहाँ पे जो है नीचे हो जाएगा dt। यहाँ पे हमको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन जो है वो हमको यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, आपको हो जाएगा माइनस रहेगा बाहर, ये हो जाएगा 5 3 15 t² माइनस 100 प्लस 0। ये जो है आपको सीखना पड़ेगा कि जो है हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डिसइंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा कैलकुलस में। ठीक है, तो ये जो है हमको यहाँ पर मिल चुका है माइनस 15 t³ माइनस 100 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि t बराबर दिया गया 2 सेकेंड, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 15। ठीक है, t की जगह लिखिए 2 का क्यूब कर दीजिए माइनस 100। ठीक है,
अब जो है आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -15, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है -100। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपको हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90। यहाँ कुछ जो है वहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, 15t², यहाँ पर t² होगा। ठीक है, t³ नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। एक पावर जो है वो क्या हो, एक पावर जो है वो कम हो जाती है, तो ये हो जाएगा 15t², यहाँ भी होगा 15t² और यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, इस पे हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, तो ये आपको हो जाएगा 15 जो कि 60 हो जाएगा, 60 - 100। इतना आपको समझ में आ गया है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में रहेगा 40। तो यहाँ पर आपका विद्युत वाहक बल जो है वो आपका आ जाएगा 40 वोल्ट। ठीक है, तो 40 वोल्ट जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, -40 वोल्ट जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो लगता है कि एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपका यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है। तो देखिए, टोटल जो है हमने यहाँ पर 24 MCQ किए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस या फिर आधे से अधिक क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और ये सभी जो क्वेश्चन हैं यूपी JEE कब डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।